विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जी मानसिंह ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा का संबंध है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए। और विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र की अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत इससे पहले मैंने आपसे बात की थी इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड हिस्ट्री और सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रेनेसां, यानी विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि और पुनर्जागरण के कुछ तथ्यों के बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। आज उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आधुनिक विश्व इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा पुनर्जागरण के बारे में, और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि वाकई पुनर्जागरण क्या है। मोटे तौर पर जब यूरोपीय पुनर्जागरण की बात की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि पुनर्जागरण मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता के खिलाफ एक तीव्र प्रतिक्रिया थी। तो कहने का मतलब ये है कि इतिहासकारों का यह मानना था शुरुआती दौर में कि मध्ययुगीन यूरोप पूरी तरीके से एक अंधकार का युग था, पूरी तरह से द डार्क एज था, और पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप एकदम मनुष्य तर्कयुक्त चेतना की तरफ अग्रसर हुआ। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि शुरुआती दौर में जब 1860 में स्विस इतिहासकार जैकब बुरकहार्ट की रचना द रेनेसां ऑफ द सिविलाइजेशन इन इटली, ये जब 1860 में प्रकाशित हुई तो इतिहासकारों में उस दौर में ये सोच बन गई कि पुनर्जागरण उस दौर के मनुष्य की, यानी मध्ययुगीन मनुष्य की नैतिक और बौद्धिक जड़ता और मूढ़ता को दूर करने के लिए तुरंत इसके बाद उत्पन्न हुआ। यानी उनका कहना है कि मतलब है कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप मध्ययुगीन यूरोपीय मानव की मूर्खता और बौद्धिक जड़ता एकदम दूर हो गई और वह तर्क की तरफ अग्रसर हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। जब गंभीरता से इसका विश्लेषण किया गया तो एक नवीन सोच उभर कर सामने आई जिसको अस्वीकार किया जाता है। इस सोच के मुताबिक यह है कि पुनर्जागरण यकायक पैदा नहीं हुआ, या पुनर्जागरण एकदम कोई ऐतिहासिक आंदोलन नहीं था, बल्कि मध्ययुग के अंत तक, मध्यकाल, यूरोपीय मध्यकाल के अंत तक या इसके आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य तार्किक हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य चेतना युक्त हुआ, और मनुष्य की यही चेतना पुनर्जागरण के नाम से जानी गई। तो कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों, पुनर्जागरण एक मनोदशा का नाम था। और जब हम इसका गंभीरता से विश्लेषण करते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्राचीन यूरोपीय सभ्यताएं, प्राचीन रोमन सभ्यताएं और प्राचीन यूनानी सभ्यताएं जो अपने उच्च तार्किक मूल्यों के लिए जानी जाती थी, अपने उच्च बौद्धिक मूल्यों के लिए जानी जाती थी, जो लुप्त हो गई थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप मध्यकालीन यूरोप में इन सभ्यताओं के मूल्य और लक्षण और विशेषताएं पुनः जाहिर उठी। और ये मूल्य और लक्षण जिन्हें मध्यकाल में नगण्य माना जाने लगा था, वे अब तेजी के साथ उभर कर सामने आए। विद्यार्थियों, ये मूल्य थे लौकिक जगत के प्रति आस्था, यानी मध्ययुगीन यूरोप जो केवल धार्मिक बात करता था, केवल पोप और उसके प्रभामंडल, आभामंडल में व्याप्त था, लेकिन अब एक नया मूल्य विकसित हो रहा है। जो नया मतलब पहले दबा हुआ था, वापस प्रस्फुटित हो गया। मैंने पहले ही बताया कि ये एक मनोदशा थी। तो भौतिक जगत की महत्ता को स्थान मिला। दूसरी बात यह कि मनुष्य की महत्ता को समझा गया, इम्पोर्टेंस। तीसरी बात यह कि प्राकृतिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान मिला। और चौथी बात यह कि स्थानीय भाषाओं को भी महत्ता मिली। तो ये वो मूल्य जो पहले लुप्त हो चुके थे, तार्किक चेतना का विकास हुआ, ये पुनः एकदम उजागर हो गए।
और विद्यार्थियों, ऐसा भी नहीं है कि तार्किक चेतना पहले नहीं थी, बल्कि हमें 14वीं शताब्दी से पहले भी मध्ययुगीन यूरोपीय मानव में तार्किक चेतना, मानसिक उद्वेग, चिंतन, कुछ ढूंढ निकालने की प्रकृति, आत्मविश्लेषण की प्रकृति, इन सब बातों के हमें उदाहरण मिल रहे हैं। और 14वीं शताब्दी से पहले भी कम से कम हमें 2 पुनर्जागरण आंदोलनों का उल्लेख मिल रहा है। इसमें एक तो था कैल्डेंगियन मूवमेंट, जो 9वीं शताब्दी का मूवमेंट था। और विद्यार्थियों, यह मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें प्राचीन लैटिन के अध्ययन की तरफ पुनरुज्जान हुआ। लैटिन, जिसका अध्ययन 4वीं और 5वीं शताब्दी के बर्बर हमलों के परिणामस्वरूप एकदम अवरुद्ध हो गया था। और दूसरा आंदोलन जो 12वीं शताब्दी में हुआ, विद्यार्थियों को इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यह वो आंदोलन था जिस दौरान हम देख रहे हैं कि पेरिस और ऑक्सफोर्ड जैसे ग्रेट लर्निंग सेंटर्स और यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। विद्यार्थियों, यह वह दौर था जिसमें हम देख रहे हैं कि फ्रेडरिक द्वितीय जैसे शासक का उल्लेख हमें देखने को मिल रहा है, जिसने कि जो मानसिक संकीर्णता का विरोधी था, जो तार्किक चेतना का समर्थक था, और जिसके परिणामस्वरूप इटली में सिसिली के सेंटर में पुनर्जागरण युगीन चेतना का विकास हुआ। इसके अलावा हमें इस प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण मिल रहे हैं, जैसे कि हमें फ्रांस में पीटर आम्बेलार का उदाहरण मिल रहा है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, हमें इंग्लैंड में रोजर बेकन का उदाहरण देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हम इटली में दांते का भी उदाहरण देखने को मिल रहा है। तो पीटर आम्बेलार, रोजर बेकन और दांते ने मानव मूल्यों की स्थापना की, उसे मानववाद का पिता कहा जाता है। रोजर बेकर ने साइंटिफिक वैल्यूज की बात की और उसने कहा नॉलेज इज द पावर। अगर किसी भी दौर की, किसी भी युग की कोई सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, तो विद्यार्थियों, रोजर बेकर ने कहा है कि नॉलेज इज द पावर, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। पीटर आम्बेलार भी अपनी तार्किक चेतना संबंधी मूल्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चिंतक के रूप में जाना जाता है। और इवन जिसको हम मध्य युग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मध्ययुगीन निद्रा के बाद यूरोपीय मानव ज्ञान की चेतना की तरफ अग्रसर हुआ, ज्ञान का उसमें जागरण हुआ। ऐसा नहीं है, मध्ययुगीन यूरोप कोई पूरी तरीके से अंधकारमय युग नहीं था। यह युग था जब तक कि बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स कायम हो रहे। हम इस दौर में देख रहे हैं कि बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मध्य युग में चेतना थी, लेकिन प्राचीन मूल्य जो इस युग में पुनर्जीवित हुए और इसके परिणामस्वरूप उस चेतना का स्तर और तार्किक लेवल और ज़्यादा बढ़ा। तो जब हम पुनर्जागरण के कालक्रम की बात करते हैं तो लगभग 200 साल का समय, 1350 से लेकर 1550 ईस्वी तक का समय हम यूरोपीय पुनर्जागरण का समय मानते हैं। और मोटे तौर पर अगर हम हिंदुस्तान में भी कंपेयर करें तो हिंदुस्तान में भी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन लगभग इसी दौर में विकसित हो रहा है, और वह भी उस दौर की अपनी सामाजिक और धार्मिक चेतनाओं को स्पष्ट कर रहा है। पुनर्जागरण में विद्यार्थियों, जैसा कि प्रोफेसर डेविस ने पुनर्जागरण की परिभाषा करते हुए बताया है कि पुनर्जागरण शब्द मध्ययुगीन यूरोप के मनुष्य के उन स्वतंत्रता प्रिय और साहसिक विचारों की अभिव्यक्ति करता है जिसे मध्ययुगीन धार्मिक पदाधिकारियों ने कैद कर रखा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब मध्ययुगीन यूरोपीय मानव धर्म के आवामंडल से मुक्त होकर तार्किक चेतना की तरफ अग्रसर हुआ तो पुनर्जागरण की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार जुल्स मिसलेट वो लिखते हैं कि पुनर्जागरण 2 बातों को बताते हैं। एक तो पुनर्जागरण का संबंध है मनुष्य की खोज से, मनुष्य की खुद की खोज, और दूसरा भौगोलिक खोज। तो भौगोलिक खोज का तात्पर्य है कि नवीन नए नए इलाकों और नए नए प्रदेशों की खोज होना और वहाँ के मूल्यों से लोगों का परिचित होना। और मानव की खोज का मतलब है कि मनुष्य ने अपने अंदर झाँक कर देखा, उसने खुद की महत्ता को समझा, उससे यह जाना कि जीवन के भौतिक सुख मनुष्य के लिए भी है। तो इस प्रकार की तार्किक चेतना का विकास हुआ, तो उसने धर्म के आडंबरों को तर्क की कसौटी पर परखना चालू किया। तो इस प्रकार से उसमें पुनर्जागरण युगीन चेतना का विकास हुआ। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा उन कारणों के बारे में जिनके चलते पुनर्जागरण हुआ। उन कारणों के बारे में गंभीरता से विश्लेषण किया जाएगा, और साथ ही साथ फिर मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से परिणाम और इसके विशेषताएं क्या थी। कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, स्थापत्य, मूर्तिकला
आदि क्षेत्रों में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति किस प्रकार से हो रही है और साहित्य में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी बातों के बारे में मैं गंभीरता से चर्चा करूँगा। और विद्यार्थियों, मेरी आपसे सलाह है कि आप आधुनिक विश्व इतिहास के आपके पाठ्यक्रम को समझने के लिए जैन और माथुर द्वारा लिखित, प्रोफेसर हुकुमचंद जैन द्वारा लिखित विश्व इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन कीजिए, जो आपको तथ्यों को काफ़ी गहराई तक ले जाएगा और समझने में मदद देगा। जय भारत, जय हिंद।